रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले भारतीय संविधान में हमने विधान परिषद, विधानसभा, इन सभी चीज़ों के बारे में देखा था। उसके अलावा बजट के बारे में भी हमने चर्चा की हुई थी। तो आज उसी के आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अनुच्छेद 213, जिसमें राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा की गई है। राज्यपाल जी अध्यादेश कब जारी करते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। राज्यपाल का अध्यादेश राज्य के मंत्रिमंडल के सिफारिश पर आता है। इसकी अवधि 6 महीने होती है, किंतु सत्र प्रारंभ हो जाने पर मात्र 42 दिन रह जाती है। यानी कि मान लीजिए कि आज अगर राज्यपाल जी ने कोई अध्यादेश जारी किया है तो उसकी अवधि 6 महीने तक रहेगी। लेकिन मान लीजिए इसी 6 महीने के अंदर, मान लीजिए 1 महीना ही पूरा हुआ है और तुरंत कोई ना कोई विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो गया है, तो सत्र प्रारंभ होने वाले दिन से मात्र 42 दिन ही इसकी अवधि रह जाएगी। ठीक है। और राज्यपाल जी के अध्यादेश के अलावा अब हम लोग देख चुके हैं राष्ट्रपति जी के अध्यादेश के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति जी के अध्यादेश की हम बात करें तो वो आर्टिकल 123 में है ना। इस जब हम राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इस बात की चर्चा हुई थी कि जो राष्ट्रपति जी का अध्यादेश है वो आर्टिकल 123 में है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा करना नहीं है, यहाँ पे यही दो को आगे कर दीजिए तो ये हो जाएगा 213। यानी कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति जी के अध्यादेश, जबकि अनुच्छेद 213 में राज्यपाल जी के अध्यादेश की चर्चा की गई है। और दोनों में सारा प्रोसेस सेम टू सेम है। राष्ट्रपति जी की बात करें तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसके सिफारिश के बाद राष्ट्रपति जी अध्यादेश लाते हैं। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य का मंत्रिमंडल है उसकी सिफारिश पर राज्यपाल जी अध्यादेश लाते हैं। तो दोनों चीज़ें सेम टू सेम ही है। ठीक है। फिर अब आगे है हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था यूएसए से लिया गया है। देखिए, जो भारत में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है इसको यूएसए से लिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। जबकि जो भारत में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना की गई वो 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में खोला गया। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था यूएसए से लिया गया है, जबकि जो हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय, ये माफ़ कीजिएगा, अधिनियम 1861 के तहत 1862 में किया गया। और कहाँ कहाँ पे? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। अगर आप इन डेट्स को ध्यान से देखेंगे तो ये आज़ादी के पहले की हैं, यानी अंग्रेज़ों के टाइम पे। कहने का ये मतलब है कि जो देश में हाई कोर्ट की स्थापना हुई वो अंग्रेज़ों के टाइम पे ही हुई थी। ठीक है। हाई कोर्ट का वर्तमान स्वरूप भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यानी वर्तमान में जो हाई कोर्ट है इसका जो स्वरूप है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये 1935 को याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें 1935 के अधिनियम से ही हमारे संविधान में ली गई हैं। ठीक है। फिर अब है अनुच्छेद 214। इसमें क्या कहा गया है? इसमें हाई कोर्ट के गठन की चर्चा की गई है। हाई कोर्ट की कुल संख्या 25 है। 213 में क्या था? अध्यादेश, जबकि 214 में हाई कोर्ट के गठन की चर्चा की गई है। हमारे पूरे भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है और दिल्ली एकमात्र ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर हाई कोर्ट है। ठीक है। होता क्या है कि मान लीजिए जिसके पास अपना हाई कोर्ट नहीं है वह राज्य अपने निकटतम राज्य के हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। और द्वीपीय राज्य जो हमारे यहाँ हैं, जैसे कि मान लीजिए अंडमान निकोबार है, अगर इसको अपनी कोई बात हाई कोर्ट में रखनी होगी तो उसके निकट जो है वो बंगाल वाला जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसके निकट वही है। तो वो क्या करेगा कि वो अपना जो अपील है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में दे देगा। यानी कि जिसके पास अपना मतलब वो नहीं है हाई कोर्ट, वो अपने पड़ोसी राज्य के अपने निकटतम न्यायालय में, अपने निकटतम हाई कोर्ट में ही अपील दायर कर सकता है। ठीक है। और दिल्ली का तो नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। अब देखते हैं, कई छोटे छोटे राज्यों का एक संयुक्त हाई कोर्ट भी हो सकता है, जैसे गुवाहाटी। ये वही मतलब है कि अगर मान लीजिए कि बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, क्योंकि हमारी जो 7 सिस्टर की बात करें ये बहुत ही छोटे छोटे राज्य हैं, तो इन सब का एक संयुक्त हाई कोर्ट भी हो सकता है ना। अब आगे देखते हैं।
सर्वाधिक जज इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, यानी कि 160 जज इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, जबकि सर्वाधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसके पास सबसे अधिक मात्रा में या फिर सबसे ज़्यादा जज है। कितने? 160 जज। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो सबसे ज़्यादा समस्या भी यहीं होगी, है ना। इसी के कारण जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जजों की संख्या है। यहाँ तक कि इसका एक खंडपीठ भी लखनऊ में बना दिया गया है, क्योंकि मान लीजिए कि जो लोग इलाहाबाद के आसपास के नहीं हैं उनको दूरी पे रहेगा, या फिर उसके अलावा उनको और भी समस्याएं हो सकती हैं, इसीलिए इसका एक ब्रांच लखनऊ में भी खोल दिया गया है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जज है वो हाई कोर्ट मतलब इलाहाबाद के हाई कोर्ट में है। और अगला क्या है? सर्वाधिक राज्यों का क्षेत्राधिकार गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास है। तो दो केस, सबसे ज़्यादा जज कहाँ है? इलाहाबाद। लेकिन ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जिसके पास बहुत ज़्यादातर राज्यों का क्षेत्राधिकार है? वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट में उसके आसपास की जो और राज्य हैं छोटे छोटे, वो सभी मिलकर वहाँ पे अपील कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे है, हाई कोर्ट में जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वृद्धि का अधिकार संसद को है। मान लीजिए हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी है तो राष्ट्रपति जी अपने मन से कह देंगे हाँ वहाँ पे ज़रूरत है, हम वहाँ की संख्या वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए, अगर वहाँ के जजों की संख्या में वृद्धि करनी है तो ये इसका निर्णय संसद लेगी, वो विधेयक पारित करवाएगी। विधेयक पारित होने के बाद ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजों की संख्या में वृद्धि होगी। अब आगे देखते हैं, हाई कोर्ट में जज बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल वकील या 5 साल जज होना चाहिए। साथ ही राज्यपाल के नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट में जज बनना है तो उसके पास 3 योग्यताएं होनी चाहिए, या फिर 3 में से 2 योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल तक वकील रह चुके हों। मान लीजिए आप कोई व्यक्ति 10 साल तक वकील नहीं रहा तो अगली शर्त क्या है कि 5 साल तक जज होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। अब इन दोनों के अलावा तीसरी योग्यता ये है कि राज्यपाल जी की नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। तीनों में से 2 योग्यता महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर अब आगे है, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल मिलकर राष्ट्रपति को करते हैं। यानी कि अगर हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करनी है तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है तथा हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये राज्यपाल के साथ मिलकर राष्ट्रपति जी को मतलब बोल देते हैं कि हाँ आप जजों की नियुक्ति कीजिए। अब अगला पॉइंट क्या है, हाई कोर्ट के जज को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, किंतु हाई कोर्ट का जज अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगर बात की जाए कि हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाएंगे तो वो राज्यपाल जी होंगे, लेकिन राज्यपाल जी शपथ भले ही दिला सकते हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट के जज को अपना त्यागपत्र देना है तो वो राष्ट्रपति जी को देते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, यह 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। इससे पहले भी इन्हें संसद के महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इसके कहने का क्या मतलब है, अगर कोई जज हैं वो 65 वर्ष की उनकी आयु पूरी हो चुकी है तो वो अपने पद से हट जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि उन्हें पहले भी हटाना है तो क्या किया जाए, तो संसद के द्वारा उन पर महाभियोग लगाया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ महाभियोग लगाया जाता है, वैसे ही हाई कोर्ट के जज के खिलाफ भी महाभियोग लगाया जाएगा। उसके बाद ही उन्हें उनके पद से हटाया जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के विरुद्ध संसद में महाभियोग चला, जबकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज रंगास्वामी के विरुद्ध महाभियोग चला किंतु पारित ना हो पाया। कहने का क्या मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की बात की जाए तो रामास्वामी ऐसे जज रह चुके हैं जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया है, लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो रंगास्वामी के विरुद्ध महाभियोग लाया गया है।
और क्या हुआ, जब रंगास्वामी के खिलाफ महाभियोग आया तो ये पारित नहीं हो पाया। ठीक है, अब आगे है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन केंद्रीय संचित निधि से दिया जाता है, जबकि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। तो इसमें कोई याद रखने वाली बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, केंद्र के अंदर आता है, तो जो उसका वेतन होगा वो केंद्रीय संचित निधि से दिया जाएगा, जबकि जो राज्य की जो संचित निधि है उसके द्वारा हाई कोर्ट के जजों को वेतन दिया जाएगा। तो ये था जजों के बारे में। अब आगे और वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।